बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 5 मार्च है, बुध का दिन है और आए रोज़ इसराइल के हवाले से लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचा रहे होते हैं। जैसा कि इसराइल के अंदर जिस तरह से अवाम जो है वो आपस से बाहर है, आए रोज़ वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं और फिर ये एहतजाज दिन ब दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तल अबीब के अंदर फिर नेतन्याहू के घर तक जो है वो अवाम पहुंच गई और फिर पुलिस और अवाम जो है वो आमने सामने आ गई, झड़पें तक होना शुरू हो गई। ना सिर्फ ये बल्कि जो इजरायली कनेसेट है, जो उनकी पार्लियामेंट है, वहां पर अवाम की जानिब से चढ़ाई कर दी गई। जो यरगमाली है, उनके लवाहिकीन अपने बच्चों को आजाद करवाने के लिए, रिहा करवाने के लिए वहां तक पहुंच गए। ये तो वहां का मामला था, लेकिन इसके बावजूद जो इजरायली कनेसेट है उसके अंदर जो इजरायली वज़रा हैं, जो अपोजिशन लीडर हैं, ये आपस में इनकी लड़ाइयां शुरू हो गई और फिर नेतन्याहू को हटाने के लिए बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने की बात, एक ऑपरेशन रिजीम चेंज के हवाले से खबरें, ये बहुत सी खबरें जो है वो इस वक्त गर्दिश करेंगे। लेकिन अब इन तमाम तर खबरों से एक बड़ी खबर जो है वो ये सामने आई है कि ये जो इनकी फौज है, जिसके बल के ऊपर ये लड़ाई हो रही है, और पहले भी हम बता रहे थे कि कितने इनके फौजी हैं जो कि जो नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं और वो इलाज की घर से उन्होंने हॉस्पिटल का रुख किया हुआ है, अपॉइंटमेंट्स ली हुई हैं। लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो इनके फौजी पहले तो लड़ने से इनकारी थे, अब वही फौजी जो है उनकी जानिब से मुकदमा अपने वजीर आजम के ऊपर दायर कर दिया गया है। नेतन्याहू के ऊपर मुकदमे को लेकर, जिस तरह पहले भी तो वो करप्शन के चार्जेस के अंदर जो है वो मुलविस तो है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर वो जवान बाकायदा वो मुकदमा दायर करते हुए अदालत पहुंच चुके हैं। और नेतन्याहू को लेकर जो इस वक्त पूरे का पूरा ये सिनेरियो अपने सर पे उसका ताज सजाता है कि मैंने मिडिल ईस्ट को चेंज कर दिया है, हमने इसके मुकम्मल तौर पर सिनेरियो को बदल दिया है। लेकिन अब उसकी अपनी फौज, उसकी अपनी अवाम उसके खिलाफ कैसे हुई पड़ी है, यह बड़ी अहम स्टोरी है, आपके सामने रखना है। और फिर तारीखी फतह हुई है गजा की, फलस्तीन को लेकर जिस तरह से गजा प्लान जो है वो पेश किया गया, गजा प्लान जो है वो मंजूर कर लिया गया और फिर आजाद फलस्तीन के ऐलान जो है वो किया जा रहा है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, रूस की बाकायदा, चीन की बाकायदा तौर पर हमायत जो है वो भी सामने आई है और इसराइल यहां पर भरपूर तरीके से तिरमिला उठा है, भरपूर गमो गुस्से की लहर है। ये क्या मामला है, तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो सिनेरियो है वो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है और लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है। एक तरफ तो इसराइल जो है वो पहले गजा के ऊपर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश कर रहा था और फिर उसने ना सिर्फ ये बल्कि लेबनान के अंदर पेशकदमी की, फिर वहां से सीरिया की तरफ उसने रुख कर लिया और सीरिया के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर भी उसने तसल्लुत जमाया और बफर जोन कायम किए और फिर यहां तक कि वो जारामाना का जो इलाका था वहां तक उसने पहुंचने की कोशिश की, वहां पर झंडा तक लहराया गया। बाद में जो हुआ उसके साथ वो सबको मालूम है। लेकिन अभी जो अल अरबी टीवी है उसकी जानिब से गजा की पट्टी के हवाले से जो तामीर नौ के लिए मिस्र की जानिब से जो मंसूबे की एक कॉपी हासिल की गई और जिसे बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो जारी करने के बाद अब उसे पब्लिश कर दिया गया है। ये जो अरब लीडर्स इकट्ठे हुए थे उनकी जानिब से गजा की तामीर नौ के हवाले से, गजा की जो तामीर नौ को लेकर एक अहम तरीन प्लान जो है वो जारी किया गया था और मिस्र की जानिब से बाकायदा इसके ऊपर बातचीत करते हुए उन्होंने मंसूबे के ऊपर मुसव्वदा जो है वो जारी किया और उन्होंने गजा की पट्टी की तामीर नौ के लिए $53 बिलियन की लागत से एक रास्ता जो है वो तजवीज किया और उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अथॉरिटी की वापसी की तैयारी के लिए 6 माह तक गजा की पट्टी के इंतजाम के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल गजा में बैनुल अक़वामी अमन फौज की तैनाती पर गौर कर सकती है। फिर गजा की पट्टी की इंतजामी कमेटी आजाद शख्सियात पर मुश्तमिल होगी और फलस्तीनी हुकूमत की छतरी में काम करेगी और फिर 1.5 मिलियन फलस्तीनियों को आरजी रिहाइश फराहम करने के लिए गजा की पट्टी के 7 इलाकों को नामजद किया जाएगा और मिस्र और उर्दन गजा की पट्टी में तैनाती की तैयारी के लिए फलस्तीनी पुलिस फोर्सेस को तरबियत देंगे और एतमाद साजी के मकसद से फलस्तीनी अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान जो दरमियानी मुद्दत के लिए जंग बंदी की तजवीज जो है वो पेश की गई और एक मोतबर सियासी अमल के जरिए इनके वजूद की बुनियादी वजूहात को हल करते हुए जो इस वक्त ग्रोही हथियार हैं उसके मसले से निपटने के हवाले से भी बात की गई कि ये जो वहां पर झड़पें हैं उनको किसी तरीके से रोका जाए। अभी UNRWA जो के कमिश्नर जो जनरल फिलिप लाजारिनी है
اس کی جانب سے کہا گیا کہ غزہ کے لیے امداد بند کرنے کے فیصلے سے شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، جنہوں نے 16 ماہ کی وحشیانہ جنگ سے انہیں تھکا دیا، اور غزہ کو امداد کا بہاؤ اسی پیمانے پر جاری رہنا چاہیے جیسا کہ ہم نے گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غزہ کی امداد کی اور غزہ کی آبادی کی اکثریت زندہ رہنے کے لیے امداد کے اوپر منحصر ہے۔ لیکن اب جب یہ پلان جو ہے وہ پیش کیا گیا، مصر کی جانب سے یہ پلان جو ہے وہ تجویز دیا گیا، لیکن یہاں پر باقاعدہ طور پر پریزیڈنٹ آف یورپین کونسل کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ویلکم دا پلان پریزنٹ بائی مصر اینڈ دا عرب پارٹنرز ان القاہرہ ریگارڈنگ غزہ۔ جو غزہ کے متعلق جو پلان ہے القاہرہ کے اندر، جو تمام تر عرب پارٹنرز اکٹھے ہوئے اور مصر کی جانب سے یہ پریزنٹ کیا گیا، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، جو یورپ ہے اس کی جانب سے۔ پھر دوسری جانب جو پریزیڈنٹ آف یورپین کونسل کی جانب سے مزید کہا گیا کہ وی آر ریڈی ٹو پرووائڈ ٹینجیبل سپورٹ فار دا عرب پلان آن غزہ اینڈ دا انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ ورک ٹو امپلیمنٹ اٹ۔ مطلب ہم جو تمام تر پلان، اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ یہ جو انگلش بھی بول رہے ہوتے ہیں یہ نہ بولیں۔ اصل میں یہاں پر جو جب ہم خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں تو یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے، یہاں سے خبر لی گئی ہے، اور جب یہ یہاں پر ہم کوٹ کرتے ہیں اسے تو یوٹیوب کا الگوریدم بھی اسے سمجھتا ہے، اور کیونکہ یہ چینل جو ہے ان کے اوپر یہ بھرپور طریقے سے یہ لگار کیوں ہیں، چینلز کو بین کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایک ریفرنس کے طور پر یہ آپ کے سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں جو پریزیڈنٹ کی جانب سے، جو یورپین کونسل کے پریزیڈنٹ نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کو مہیا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عرب پلان جو ہے جو جس طرح سے غزہ کو لے کر انہوں نے دیا، اور پھر ایک انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یو ایس اے کی جانب سے جو وائٹ ہاؤس ہے اس کی جانب سے بھی اس پلان کو ویلکم کیا گیا ہے۔ یو ایس اے نے کیا کہا؟ یو ایس اے وائٹ ہاؤس سیز اٹ ویلکمز input from Arab countries on US President Donald Trump's Gaza proposal while insisting Hamas cannot remain in power۔ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس جو ہے وہ پاور کے اندر نہیں آنی چاہیے، نمبر 1۔ اور باقی یہ جو پلان ہے جو عرب کنٹریز کی جانب سے دیا گیا، انپٹ دی گئی ہے، وہ پریزیڈنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے اس نے جو غزہ کے پرپوزل کے اوپر اس نے اپنا رد عمل دیا ہے اور اس نے ویلکم کیا ہے، اور یہ ایک اچھی چیز ہے۔ لیکن یہاں فلسطینی مزاحمت حماس کی جانب سے کہا گیا کہ وی ویلکم دا ہولڈنگ آف دا عرب سمٹ ان کائرو in the light of ongoing Zionist aggression and plans of genocide and displacement۔ مطلب انہوں نے کہا کہ ہم جو اس وقت عرب سمٹ ہوئی ہے قاہرہ کے اندر، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور پھر جو اس وقت ایک وہاں پر اسرائیل کی جانب سے اگریشن دکھایا جا رہا ہے اور ان کے جو منصوبے ہیں اور جہاں پر لوگوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اس کو روکنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ امیر قطر نے یہاں پر یہ کہا کہ I participated in the extraordinary Arab summit in Cairo and we discussed the latest developments in the Gaza Strip and the occupied Palestinian territories۔ مطلب اس نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ میں جو ایک یہ بڑی زبردست قسم کی عرب سمٹ ہوئی ہے قاہرہ کے اندر، ہم نے اس کے اندر جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے، غزہ اسٹرپ کے حوالے سے اور جو فلسطینی ٹیریٹریز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے تمام تر بات چیت کی ہے۔ اور پھر اس نے واضح طور پر کہا کہ یہاں پر اگر یہ کہا جائے کہ establishing an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital is the basis for stability and peace in the Middle East۔ مطلب اگر ہم مڈل ایسٹ کے اندر امن چاہتے ہیں تو یہاں پر آزاد فلسطین کا اعلان ہونا چاہیے، اور اس کی جو اس کا کیپٹل ہے وہ ایسٹ یروشلم یعنی مشرقی یروشلم جو ہے وہ اس کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ اسی بنیاد کے اوپر یہاں پر جو امن ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی باقاعدہ طور پر یوں کہہ لیں کہ لڑائیاں ان کے اندر بڑی شدید قسم کی چل رہی ہیں، نتن یاہو کی اور پھر ان کے اپنی جو گورنمنٹ کے وزراء کی، پھر جتنے بھی فوج کے جوان، اور باقاعدہ وہ اگریشن دکھا رہے ہیں۔ ابھی خبر یہ ہے کہ شن بیٹ ایڈمٹس فیلئر آن اکتوبر 7 ایکسکیوزز پولیٹیکل لیڈرشپ۔ جو ان کی لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ، اور اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ ان کا 7 اکتوبر کو فیلئر تھا۔ شین بیٹ کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا سارا مدعا ہے اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا شین بیٹ the main factors that led to failure were failure to utilize agents, analyze information and coordinate with the army۔
मतलब वाज़ेह तौर पर ये सारे का सारा मुद्दा उसके ऊपर डाला गया और नितिन याहू को लेकर अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इनका इनके जो जवान हैं फौजियों की जानिब से बाकायदा अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ वो अदालत तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। यादोत आहरानोत अखबार की जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया द क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बिटवीन नितिन याहू एंड द हेड ऑफ द शिन बेट हैज़ रीच्ड इट्स पीक एंड इट्स नॉट अनलाइकली दैट नितिन याहू विल डिसाइड द डिसमिस हिम। मतलब और ये भी वो कह रहे हैं कि नितिन याहू और जो इनका जो इंटेलिजेंस चीफ है उसके दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो इस हद तक कॉन्फ्लिक्ट इस हद तक जो है वो पहुंच चुका है कि अब वो खुलकर सामने आ चुका है। और ये नितिन याहू उनको डिसमिस करने के हवाले से फैसला करने को लेकर भी ये इस तरह की खबरें सामने आ सकती हैं। लेकिन चैनल 12 ने रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स रिजर्विस्ट पिटीशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स अटॉर्नी जनरल। मतलब जो गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल है उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर और नेतन याहू के हवाले से बाकायदा तौर पर जो खबरें सामने आ रही थी, जिसको लेकर जो इस वक्त इनके अपने फौजी हैं, रिजर्व फौजी, उनकी जानिब से बाकायदा पिटीशन दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब आप खुद अंदाजा करें कि वो जवान जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब चैनल 12 ने मजीद कहा कि रिजर्व सोल्जर्स एक्यूज द अटॉर्नी जनरल ऑफ सीकिंग टू डिले क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट नितिन याहू। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो अटॉर्नी जनरल है वो नितिन याहू के खिलाफ कार्रवाई होने से रोकने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और इसे फिलफुल रोका जाए। अभी वाला न्यूज़ की जानिब से बताया गया कि न्यू इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ ज़मीर प्लान्स लार्ज स्केल मैनोवर इन गजा एंड इंक्रीज्ड मिलिट्री प्रेशर ऑन हमास। मतलब वो एक ज़बरदस्त किस्म की हमले की तैयारी हो रही है और एक लार्ज स्केल के ऊपर वहाँ पर हमले की तैयारी की जा रही है गज़ा के ऊपर, ताकि हमास को एक प्रेशर के अंदर लाया जाए और उनके अपना मतलब एक फ़ैसला सुनाते हुए। लेकिन यहाँ जब ये सिनेरियो बना, आज जिस तरह से गज़ा समिट के हवाले से जो है वो अरब समिट हुई है, इसको लेकर वहाँ जो अरब के तमाम तर लीडरशिप थी जिसमें शामी सदर भी थे अल शुराय, उसकी जानिब से कहा गया कि आज गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो सब के लिए एक इंतबाही घंटी है और अरब ममालिक को चाहिए कि वो अपने मौक़िफ़ को यकजा करें और फ़लस्तीनी अवाम के तई अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं। शाम गज़ा को इमदाद फराहम करने और जारहियत को रोकने के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और फिर उसने कहा कि इसराइल शामी अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बास नहीं आया और इसकी खिलाफ वर्जियों से पूरे खित्ते की सलामती को ख़तरा है। हम अरब ममालिक से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल की धमकियों के सामने मुत्तहिद हो जाएं। हम आज़ादी और इंसाफ के लिए हर कदम पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। तो ये जनाब वाला इस वक्त का सिनेरियो है, ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा कि ये तमाम तर डिटेल जो है वो आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।